तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संप्रति वीरभद्र शर्मा और मेरा जन्म नाम, मेरे नामकरण में मेरा नाम राम शरण रखा गया। राम की शरण में रहने वाला। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? और हमारी मातृभूमि गढ़वाल, जो पुराने जमाने में जिसके गीत गाते थे, ये पवित्र भूमि गढ़वाल मेरी, नी स्तुति कर दो नी भूमि तेरी, तेरी जो भूमि अपार माया, जगत मातिला नाम कमाया, सर्वा तेरी गंगा बहाया, योगी जगत माँ प्रसिद्ध आया। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 93 साल और 94 लगने वाली है। अच्छा, और आप कितने भाई बहन हैं? हम केवल 2 भाई हैं। एक बहन भी हुई थी, उसका स्वर्गवास हो गया। तो दोनों भाई हम छोटे छोटे थे, तभी से जब मैंने अक्षर ज्ञान शुरू किया तो मेरे पिताजी को ये ध्यान में आया कि हमारे एक रिश्तेदार थे, संबंधी थे, ताराचंद जोशी। वहाँ पर हमारे पिताजी की बुआ रहती थी, या कोई सा मतलब सब पुराना संबंध था उस घर में। तो उन्होंने सोचा कि मैं उनके पास उनको भेज दूँ, उसको भेज दूँ। तो उन्होंने मुझे 6 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में वहाँ भेज दिया, बोखंड गांव। बोखंड गांव में मैं पंडित ताराचंद जी की सेवा करता था, उनके लिए पानी लाता था, उनके पास ही रहता था। और बाद में उन्होंने मुझे थोड़े दिनों के बाद ही स्कूल में भर्ती कर दिया। वहाँ के प्राइमरी स्कूल बहुत अच्छी जगह पर था, जैसे हमारा चौबटखाल, वो भी ऐसी जगह थी। अच्छा, और अपने माता पिता के बारे में बताइए। मेरी माँ का नाम तो मुझे ध्यान नहीं है, पर पिताजी का नाम कुलानंद। मेरे पिताजी के 3 भाई थे। सबसे बड़े थे सदानंद, दूसरे थे कुलानंद, तीसरे थे कुमुदानंद। अच्छा, हमारे परिवार में अधिकतर आयु नहीं बिता सके, उनकी असमय में ही मृत्यु हो गई। और ताऊ जी जवानी की उम्र में मर गए। और आपकी उसके बाद चाचा जी, वो भी बहुत जल्दी मर गए, उनकी भी आयु बहुत कम थी। केवल मेरे पिताजी थे जिनको सबकी देखभाल करनी पड़ी। हमारे ताऊ जी, उनके 3 लड़के थे। एक का नाम था बिंदु माधव, दूसरे का नाम था जानकी प्रसाद, और तीसरे का नाम था विशंबर दत्त। अच्छा, और आपकी माँ? मेरी माँ तो पाथरी जाति की थी, और वो तो मेरी, क्योंकि हमारी उत्पत्ति भी देर में हुई। जब मेरे पिताजी 40 साल के हो गए तब मेरा जन्म हुआ। मेरी माँ जल्दी चली गई। जब मैं 5 साल का ही था तो उनका स्वर्गवास हो गया। अपनी शिक्षा के बारे में कुछ बताएं। मैं 6 या 7 साल की उम्र में मेरे पिताजी ने मुझको बोखंड गाँव भेज दिया।
वहाँ के उन बुआ के लड़के थे पंडित ताराचंद जोशी, और वहाँ से एक हमारी बोटी थी, बोटी ताई, वो भी उसी गांव की थी। तभी तो संबंध जुड़े। तो मैंने सबसे पहले वहाँ प्राइमरी स्कूल में नाम दिखाया, उन्होंने मुझे भर्ती कर दिया। प्राइमरी स्कूल में 1 साल रहा मैं। 1 साल के अंदर बल्कि बीच में एक दिन तो ऐसा मौका आया कि पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, बच्चा था, मैं गांव से भाग गया और लोगों ने देख लिया मुझे, खास करके महिलाओं ने। तो महिलाओं ने मुझे रोका, पर मैं रुका नहीं। पर फिर उन्होंने जो है खबर घर गांव में दे दी, गांव में खबर दे दी। अच्छा। तो वहां पर एक भाभी थी, अच्छा। पंडित ताराचंद जी के सबसे बड़े लड़के, जो उनका स्वर्गवास हो गया था, तो विधवा थी वो। मैं उनसे बहुत मेरा लगाव था, उनकी बात उनके सामने मैं कुछ नहीं बोल पाता था। तो उनको लाए गांव की महिलाएं, और फिर मैं उनके साथ मुझे लौटना पड़ा, नहीं तो मैं गांव से बाहर निकल गया था। अच्छा। बहुत गांव के पास 1 साल रहने के बाद फिर मैं अपने गांव के स्कूल, चमगांव गांव के स्कूल में आ गया, और वहाँ मैंने 1 कक्षा और 2 कक्षा पास की। उसके बाद पिताजी ने मुझे चाचा जी के पास भेज दिया, गठरी गांव में। गठरी गांव में स्कूल था, एक तो नीचे वाली गठरी, एक ऊपर वाली गठरी, 2 गांव थे वो। अच्छा। तो वहाँ रहा मैं 1 साल। वहाँ मैंने 3री कक्षा पास की। 3री कक्षा पास करने के बाद फिर मैं मझगांव आ गया, और मझगांव में 4थी क्लास में मैं भर्ती हो गया। 4थी क्लास में जब परीक्षा हुई तो हमारे गांव के 2 साथी और थे, सच्चिदानंद, सुदामा प्रसाद। वो दोनों के दोनों घर में ही पढ़ते थे। तो मैं तो हो गया पास, उत्तीर्ण हो गया। वो दोनों अनुत्तीर्ण हो गए, फेल हो गए। और मैं उसके बाद घर में गाय चराने लगा। अच्छा। मैं गांव में गाय चराने के बाद जब बेकार रहने लगा, तो मेरे पिताजी ने चाचा जी की राय से कहा कि इसको गुरुकुल में दे दो। और उनकी सलाह से ही भाई साहब दिसंबर दत्त जी हापड़ में रहने लगे थे। प्यारेलाल की वजह से उन्होंने भी वहाँ भर्ती हो गए थे वो। पर बाद में प्यारेलाल जी, उन्होंने जो है आर्य समाज संस्था के नाम से अपनी जमीन और अपना मकान दान कर दिया संस्था को। उसके बाद जब 1-2 दिन महीने हो गए, तो मैंने सोचा, मुझे अपने पिताजी का बहुत ध्यान आता था कि मेरी माँ नहीं है, कैसे होंगे मेरे पिताजी, मुझे उनका बहुत ख्याल आता था। तो मैंने सोचा यहाँ तो मेरा जीवन बेकार हो जाएगा, क्यों वहाँ विद्यार्थी बढ़े नहीं। जब विद्यार्थी नहीं बढ़े तो फिर मेरे दिमाग में आया, वहाँ पर एक बक्सर गांव है, बक्सर के पास सिंधावली मिल है, गन्ने का मिल। तो मैं वहाँ चला गया, और वहाँ पर एक पंडित घासीराम रहते थे, वो आर्य समाजी थे। और मैंने उनसे कहा, वो पाठशाला चलाते थे,
मैंने उनसे कहा कि मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा आ जाओ तुम पढ़ लो। तो मैं उनके पास आ गया और वहाँ कुछ दिन 2-4 दिन रहा हुआ कि इतने में एक दिल्ली में एक संस्था थी दयानंद वेद विद्यालय, जिसको राजेंद्र नाथ शास्त्री चलाते थे। तो उस जमाने में लड़ाई चल रही थी। लड़ाई के कारण उनको भय हो गया, क्योंकि एरोड्रम के पास था वो जगह, दयानंद वेद विद्यालय। किसके पास था? एरोड्रम। एरोड्रम। हाँ, उसके पास था। तो उनको ये भय हुआ कि लड़ाई से अगर बम किसी ने फेंक दिया तो हमारे तो मकान और जितनी संपत्ति है सब नष्ट हो जाएगी। तो वो इस वजह से कि वहाँ बम न पड़ जाए, इसलिए वो जमीन ढूंढने लगे। और जमीन ढूंढते ढूंढते उनका संपर्क घासीराम पंडित से हो गया। और घासीराम के जरिए मेरे ख्याल है चौधरी खजान सिंह का पता लगा। सबने अप्रोच की। खजान सिंह ने कहा मैं आपको जमीन दे दूंगा, दान दे दूंगा। और उसके बाद दिल्ली के गुरु ने ये विचार किया कि हम चलते हैं बुकराना। और सारे के सारे बैल, उस समय उनके पास बैलगाड़ियाँ थी, सब बैलगाड़ियों में भर कर के सामान और सब बुकराना गांव पहुंच गए। तो 1 महीने मेरा ख्याल है, 1 महीने करीब तो उसकी कोठी में रहे। उसको कोठी में रहने के बाद वहाँ 3-4 कमरे बना दिए जो जमीन दान में दी थी। और खेती भी होती थी, गेहूँ पैदा करते थे। और साथ में नहर होने से कोई दिक्कत नहीं थी नहाने धोने की। उसके बाद सन 42 का मौका था। सन 42 की लड़ाई चल रही थी, इसीलिए वहाँ के जो बड़े बड़े विद्यार्थी थे वो रात को जाते थे हापुड़, वहाँ तार काट के आते थे सरकार को नुकसान कर दिखाने के लिए। अच्छा। हमें पता नहीं था, हम छोटे छोटे थे। उसके बाद वहाँ समझो करीब 3-4 महीने 5-7 महीने रहे होंगे। उसके बाद लड़ाई खत्म हो गई। लड़ाई समाप्त होने के बाद उन्होंने फिर विचार किया कि हम अब वापस दिल्ली चलते हैं। तो उन विद्यार्थियों में मैं जरा अच्छा था। उन्होंने कहा भाई जो लड़का हमारे साथ चलना चाहता है वो चलो। तो मैं भी उनके साथ आ गया। दिल्ली आ गया। दिल्ली में यूसुफ सराय नाम की जगह है। फिर वहाँ असली पढ़ाई वहाँ हुई। सन 42 से सन 47 तक मैं वहाँ रहा। मध्यमा वहीं पर किया आपने? वो सरकारी इम्तिहान नहीं दिलाते थे। अच्छा, सिर्फ पढ़ाई कराते थे। पढ़ाई कराते थे। अष्टाध्यायी, महाभाष्य, पद्मंजरी और दोनों टाइम हवन, संध्या हवन, ये सब प्रार्थना करा। सुबह 4 बजे उठते थे। एक गीत था, तब वंदन नाथ करे हम, तब वंदन हे नाथ करे हम, भारत जननी की सेवा में, भारत जननी की सेवा में व्रतधारी व्रत धारण करें हम। इस तरह की प्रार्थना थी। अच्छा। तो प्रार्थना करने के बाद फिर अपना बाहर वहाँ मैदान तक खुला पड़ा था सारा। तो वहाँ लोग सुबह घूमने जाते थे, कोई दिशा फेर के जाता था। उसके बाद फिर स्नान करते, वहाँ एक कुआं था बहुत बड़ा, उस कुएं में सब नहाते थे। वहाँ पर एक मिट्टी का अखाड़ा भी था। मिट्टी का अखाड़े में लोग कुश्ती लड़ते थे, मैं वहीं कुश्ती लड़ता था।
आप कुश्ती लड़ते थे? हाँ, बच्चों के साथ। अच्छा, बच्चों की कुश्ती कैसी होती है, हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ पर मैं उनके साथ लड़ता था। ब्याह होती थी एक तरह से। उसके बाद फिर पढ़ाई शुरू होती थी। नाश्ता करके, सुबह का नाश्ता, उसके बाद पढ़ाई शुरू होती थी। और पढ़ाई फिर 10 बजे से लेकर और 12-1 बजे तक होती थी। उसके बाद खाना होता था। खाने के बाद लोग जो है कोई थोड़ा बहुत टाइम उनको मिलता था, बच्चों को अपना पढ़ाई करते थे या बोलते एक तरह खेल खेलते थे। आप क्या क्या खेल खेलते थे वहाँ पे? और जमाने में कबड्डी के सिवा और कोई खेल नहीं था। अच्छा, आप कबड्डी खेलते थे? कबड्डी खेलते। अच्छा, तो आप सन 43 तक यूसुफसराय के गुरुकुल में रहे? हाँ, सन 47 के बाद 48 में जब मैं भाई कुदार मणि के पास आ गया, और वहाँ से पास में था धंडेवालन। धंडेवालन में एक छोटी सी पाठशाला थी, वहाँ पर बच्चे पढ़ते थे। वहाँ से मैंने पंजाब शास्त्री का फॉर्म भर दिया, क्योंकि मैं संपूर्ण मध्यमा पास हो गया था, तो संपूर्ण मध्यमा वाले को ले लेते थे वो। तो उसके बाद वहाँ पर एक दोस्त मिल गया, मद्रास का रहने वाला। तो उसके साथ रोजाना इम्तिहान देता था, बातचीत होती थी हमारी। वहाँ से मैंने पास कर लिया। उसके बाद फिर मैंने गुरुकुल छोड़ दिया, मैं वहाँ से निकला आया बाहर। हमारे आचार्य राजेंद्र नाथ ने प्रेस खोला। प्रेस में उन्होंने कहा भाई हमें लड़कों की जरूरत है। हमने कहा मैं भी कर लूँगा। तो मैं वहाँ लग गया फिर प्रेस में? प्रेस में। अच्छा। फिर मैंने 6-7 महीने वहाँ काम किया। फिर मैंने शास्त्री का इम्तिहान दिया बनारस से, और जो शास्त्री 3 साल में होती थी, पर मैंने 2 साल में ही छोड़ दी। क्यों? दिमाग में आया कि क्या करना है शास्त्री को, जब पता नहीं क्या दिमाग में था, होता छोड़ दिया मैंने। तो छोड़ दिया, मैं सोचने लगा कि रत्न भूषण प्रभाकर पास करूं, हिंदी वाले? हिंदी की। अच्छा। तो मैंने प्रभाकर पास की। फिर मुझे भाई साहब के पास आना जाना रहता था मेरा, खुर्दा। भाई साहब खुर्दा चले गए थे। वहाँ पर एक रमाशंकर, गोरखपुर का रहने वाला, मेरी उम्र का लड़का था, उससे परिचय हो गया मेरा। अब जो उसे पता लगा कि ये दिल्ली में रहते हैं और प्रेस में भी काम करते हैं, तो उन्होंने कहा मैं दिल्ली चलना चाहता हूँ। मैंने कहा चलो। मैं उनको अपने साथ ले आया, और यहाँ आकर दिल्ली में उनको तो मशीन में थे, रमाशंकर को दिल्ली में बहुत प्रेस थे, इसलिए उसको काम मिल गया। उसने क्वार्टर ले लिया। तो जब क्वार्टर ले लिया तो मैं भी उसके रहने लग गया। उसी के साथ रहते हुए मैंने प्रभाकर पास की। प्रभाकर में वहीं पर मैंने किताबें पढ़ी, हिंदी साहित्य का इतिहास, अनेक किताबें। फिर मैंने, क्योंकि मेरी नौकरी लग गई थी, जब मैं आचार्य राजेंद्र नाथ के प्रेस में काम करता था, तो एक दिन मुझे दिल्ली के चौधरी हीरा सिंह और स्वामी उमानंद वो मिल गए रास्ते में, इसी तरह बाजार जाते हुए। उस समय स्वामी उमानंद ने, क्योंकि मेरे को बचपन से जानते थे वो, तो उन्होंने इशारा कर दिया चौधरी हीरा सिंह को। वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन थे। अच्छा। इशारा कर दिया कि इस बच्चे को आपने लगाना है, और उनकी कृपा से ही मुझे नौकरी मिल गई सन 54 में। सन 54 में नौकरी मिल गई, तो मैंने फिर सोचा कि मैं बीए पास करूं।
पर मैं अलीपुर से शक्तिनगर आता था, पर मेरे को इतनी इंग्लिश का इतना ज्ञान नहीं था, पूरी बात नहीं समझ में आती थी मेरे, पर फिर भी मैं आता था। आपने शास्त्री कब की थी? शास्त्री फिर मैंने बताया नहीं कि बनारस के बाद, बनारस से मैंने 2 साल किए थे, 1 साल रह रहा था, तो फिर बाद में 1 साल की वो परीक्षा भी मैंने दी, उसमें मैं पास हो गया। और आचार्य? उसके बाद फिर दिल्ली में संस्कृत विद्यापीठ नाम की जगह है। संस्कृत विद्यापीठ अब तो बहुत विशाल रूप में है। संस्कृत विद्यापीठ, वहाँ संस्कृत पढ़ाई जाती थी, आचार्य क्लासें लगती थी, तो मैंने वहाँ एडमिशन ले लिया। वहाँ जाया करता, वहाँ शुल्क पड़ता नहीं था, फीस पड़ती नहीं थी, तो मैं वहाँ जाता रहा और इम्तहान दे दिया, और इम्तहान में फर्स्ट क्लास पास हो गया मैं। अरे वाह। आचार्य फर्स्ट क्लास, मुझे भी आश्चर्य हुआ। और ये उनमें उनका एक पर्चा हिंदी में भी था, रामायण पर, तो रामायण पर मैं पढ़ा करता था, तो जो है उसमें अच्छे नंबर आए होंगे मेरा ख्याल है, तो मेरे फर्स्ट डिवीजन मिल गया मुझे। उसके बाद ही प्रमोशन में मुझे उसी ने काम दिया, आचार्य ने। पहले मैं बख्तारपुर आया था, बख्तारपुर से फिर आज़ादपुर आया, आज़ादपुर से फिर मुझे बिजवासन भेजा, बिजवासन से फिर मैं कैर गया, कैर से फिर वापस बख्तारपुर आया, वहाँ फिर कुछ साल रहने के बाद फिर मॉडल टाउन आ गया, 3-4 साल मॉडल टाउन में रहा। उसके बाद क्या कहते हैं, मुझे बांग्लादेश भेज दिया, नरेले के पास, पर मैंने कभी किसी से सिफारिश नहीं करवाई या करी कि मुझे नजदीक में लगा दो, मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर 12 साल आखिर शिक्षा में, 12 साल आखिर तक अलीपुर में रहा मैं। आपकी शादी किस उम्र में हुई थी? मेरा विवाह 19 साल में हुआ, और पत्नी थी 15 साल की, 4 साल का फर्क था। और वो यहाँ मैं मातृहीन था, वो पितृहीन थी, उसके पिता तो साधु बन गए। और मर्रा मेरी ससुराल थी, मर्रा गांव, वहाँ दशमानंद रहते थे। मेरी पत्नी का नाम गोदावरी था। कहते हैं, मैंने सुना ही सुना है कि जब वो पेट में ही थी तभी से हमारे घर के वालों ने बात करनी शुरू कर दी थी। और भाई रामानंद आए थे दिल्ली में नौकरी करने, भाई रामानंद बार बार मेरे पास आते थे, कहते थे भाई विवाह करना जरूरी है, क्यों, घर बसाना है। गढ़वाल में घर बसाने का मतलब है खेती बाड़ी संभालना, घर को संभालना, गाय भैंस रखना, ये सारे काम स्त्री के ऊपर निर्भर थे। इस प्रकार जो है मेरी शादी हुई है। मेरे भाई का विवाह जो है वो सन 57 में, मेरे मेरे 5-6 साल बाद हुआ। आपकी कुल कितनी संतान है? मेरे 6 बच्चे हुए थे। सबसे पहले आशा, उसके बाद राकेश, राकेश के बाद राजीव, राजीव के बाद स्नेह, स्नेह के बाद चंद्रकांत। समझो 5 बच्चे जीवित है रहे। चंद्रकांत धोखा दे गया, अंत में जो सबसे बाद में आया और सबसे पहले चला गया। इस प्रकार मेरे बच्चे हुए। राजीव के बाद एक बच्चे का जन्म हुआ था, वो बीमारी के कारण जाता रहा। अपनी पत्नी को आप गढ़वाल से पहली बार दिल्ली कब लाए थे? मेरी पत्नी को मैं सन का याद नहीं आ रहा है, मैं प्रेस में काम करता था, सन
53 में, 52-53 में मैंने उस समय मैट्रिक पास किया था 21-22 साल में। तो उस समय लाया था मैं, क्योंकि मैंने प्रेस के द्वारा कुछ पैसे कमा लिए थे, तो मेरा खर्चा था मेरे पास। उसके बाद दोबारा 67 में उनको साथ में लाया। आप और आपकी पत्नी ने साथ में भारत भ्रमण किया है? हाँ, हमने 3 बार, एक बार सन 78 में, एक बार अब सन का याद नहीं, 82 में या 89 में, मुझे याद नहीं है। और एक बार हम राकेश के साथ गए थे, राकेश ले गया था मेरे को। उसके बाद मैं अकेला गया था राकेश के साथ, पत्नी नहीं गई। उसके बाद समझो 3 बार घूमे हम सब बार, मद्रास भी गए, बम्बई भी गए, क्या कहते हैं, भोपाल भी गए, बनारस भी गए, और क्या कहते हैं, कलकत्ता भी गए। कलकत्ता से ऊपर नहीं गया, पर आसाम नहीं जा सके। ये राजीव नहीं गया, ये राकेश नहीं गया, चंद्रकांत मदुरई बल्कि बीमार पड़ गया। मेरे को बड़ी मुश्किल लग गई, क्या होगा। पर एक डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर ने आप दवाई जो कुछ दी होगी, याद नहीं है मुझे। फिर गए मंदिर देखने, मदुरई मंदिर, मीनाक्षी मंदिर है, उसको देखने गए। मुझे भारत में सबसे अच्छी जगह कन्याकुमारी लगी। वहाँ समुद्र भी है, वहाँ मंदिर भी है, सब प्रकार का वो सुविधा भी है। नाव से गए थे हम, श्रीमठ से। समुद्र को पार करने के लिए मेरा ख्याल है 10-12-15 मिनट तो लगे ही होंगे। तो उस चट्टान पर चढ़ने के लिए वहाँ पर वो नाम है, पार्वती के पाँव के निशान बना रखे हैं। कहाँ पुराने जमाने में किसी ने बना दिए होंगे, हो गया। तो उसमें सबसे अच्छा वही काम है, ध्यान का केंद्र था एक, जहाँ पर भगवान का ध्यान करते हैं, वो अच्छा लगा। आपकी पत्नी को खाने में क्या अच्छा लगता था? मेरी पत्नी को तो खाने में प्रायः साधारण खाना बहुत पसंद था। वो चटपटी चीज़ों को पसंद करती थी, चटपटी चीज़ें। क्या आप धार्मिक हो? हाँ, मैं पूरा धार्मिक हूँ, और मेरा धर्म जो है वो आस्थाओं से है, भगवान का विश्वास करने पर है। भगवान साकार भी है और भगवान निराकार भी है। हमारे यहाँ तो उपनिषदों में कहा गया है, ये पृथ्वी ही ब्रह्म है, भगवान है। ये सब कुछ पैदा करती है, सबकी देखभाल करती है। तो जो है, आर्य समाज का संगत होने से मेरे विचार आर्य समाजी बन गए, और भाई साहब भी आर्य समाजी थे, क्योंकि वो ज्वालापुर में रहे। तो इस तरह तो संस्कार मेरे बने रहे। तो तभी मैंने वहाँ चौथा खाल में आर्य समाज खोला। उसके 3-4 बार समारोह भी किए, और फिर उसके बाद तो मैंने मकान ही बना दिया वहाँ पर। आर्य समाज में भगवान को साकार नहीं मानते, निराकार मानते हो, मूर्ति पूजा नहीं करते। तो मेरी मूर्ति पूजा की अपेक्षा निराकार भगवान की संध्या, पूजन, प्रार्थना इत्यादि में विश्वास करता हूँ। एक आर्य समाजी को अगर भगवान का ध्यान करना होगा तो वो कैसे करेंगे? आर्य समाज में भगवान की प्रार्थना के मंत्र हैं, ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासव यद्भद्रं तन्नासव, ओम हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं ध्यानते मां तस्मै देवाय विश्वावदेवा। ये 8 मंत्र हैं।
मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हे परमात्मा, किसी बच्चे को अपनी माता से अलग ना करे, किसी बच्चे को अपने पिता से अलग ना करे। ये मेरी विशेष प्रार्थना है।